तो छात्र कक्षा 11 अर्थशास्त्र एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा जो दिसंबर में हुई है उसका प्रश्न 19वां का अथवा देखेंगे। भारत के कृषि विपणन व्याख्या के कोई 3 दोष बताइए। तो कृषि विपणन का अर्थ क्या होता है वो समझेंगे पहले। कक्षा 11 अर्थशास्त्र, ये जो क्वेश्चन है अर्धवार्षिक परीक्षा का है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 और ये दिसंबर में हुआ है। तो क्वेश्चन है कृषि विपणन। तो बच्चे विपणन का अर्थ नहीं समझते हैं। विपणन का अर्थ होता है किसी भी उत्पाद को बेचने योग्य बनाना, और उसके लिए क्या होता है, विज्ञापन। तो कृषि उत्पादों के लिए विज्ञापन की तो बात बहुत दूर की है। जो शुरू में जो बेसिक चीजें चाहिए कृषि उत्पादों के लिए विपणन यानी कि बेचने के लिए, तैयार करने के लिए, उनमें बेसिक चीजें क्या हैं। विपणन में सबसे पहले होना चाहिए उत्पादों का श्रेणियन की उनकी कैटेगरी क्या है, उनकी क्वालिटी के हिसाब से और उनकी उपयोगिता के हिसाब से श्रेणियन, और श्रेणियन के बाद उनका भंडारण, पैकिंग, सुरक्षित भंडारण और परिवहन। तो इस तरीके से अनेक कार्य होते हैं जो उत्पादों को बेचने योग्य बनाने के लिए किए जाते हैं, जो कि विपणन कहलाते हैं। तो कृषि विपणन व्यवस्था कैसी है हमारे यहाँ भारत में, तो उसका हमने व्याख्या तो नहीं करी, लेकिन जो भी व्याख्या है उसके आधार पर हमने दोष बताना है। तो देखेंगे, चूंकि कृषि उत्पादों के श्रेणियन की समस्या है तो ये पहला दोष होगा। भारत में जो कृषि व्यवस्था है उसमें कृषि उत्पादों के श्रेणियन की समस्या है। श्रेणियन करने के लिए कोई भी संस्था या कोई भी सरकारी या प्राइवेट संस्था नहीं है जो कृषि उत्पादों की श्रेणियन के लिए कोई व्यवस्था देती हो। ऐसे ही अगला है, क्योंकि हमारे यहाँ मंडी व्यवस्था है, बेचने के लिए मंडी व्यवस्था है, तो कृषक अपनी फसल को मंडी में ले जाएंगे और वहां पे बोली लगेगी। तो इसके लिए लंबी कतार में कृषकों को इंतजार करना पड़ता है, इसलिए वो मंडी ले जाकर और अपनी फसल बोली लगवाकर बेचने में रुचि नहीं लेते हैं। वो अपने गांव में ही सस्ते भाव में बेच देते हैं, तो अपने गांव में सस्ते में बेचने के लिए मजबूर हैं। और आगे देखेंगे तीसरा, कि कृषि उत्पादों को जब कृषि की फसल आती है, मतलब जब फसल काटी जाती है, क्योंकि भंडारण का अभाव नहीं हो, मतलब भंडारण का अभाव होता है, भंडार गृह पर्याप्त नहीं है, तो कृषक अपनी फसल तुरंत बेचने के लिए मजबूर होते हैं। तो ये तीसरा दोष है कि भंडारण एवं ठंडे भंडार गृहों का अभाव। कुछ फसलें जो कि शीघ्र नष्ट होने वाली प्रकृति की होती हैं या टेम्परेचर कम ज्यादा होने के कारण वो खराब हो जाती हैं, तो उनके लिए चाहिए ठंडे भंडार गृह। तो इनका तो पूरी तरह से अभाव है। किसी प्राइवेट क्षेत्र में ठंडे भंडार गृह हो सकते हैं, पर कृषकों के लिए आसानी से सस्ते भंडार गृह, ठंडे भंडार गृह मिल जाए, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो ये हो गए 3 दोष जो कि कृषि विपणन यानी कृषि उत्पादों को विक्रय योग्य बनाने या उसमें सहायता करने में ये विपणन के कार्य जो कि सुविधाएं होना चाहिए और हमारे यहाँ नहीं है। तो ये 3 दोष। तो छात्र देखेंगे क्वेश्चन 20वां आया है, निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। जैसा कि
हम देख पा रहे हैं ये प्रश्न जो दिया है CI दिया है, इसको हम वर्ग बोलते हैं, वर्ग वर्ग। और जो F दिया है ये फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि आवृत्ति। तो हर वर्ग में जैसे कि 5 से 10 के वर्ग में 5 हैं, 10 से 15 के वर्ग में 3 हैं, 15 से 20 के वर्ग में 10 हैं आवृत्ति, 20 से 25 के वर्ग में 2 आवृत्ति है, 25 से 30 के वर्ग में 10 आवृत्ति है। तो इनसे हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम एक तालिका बनाएंगे जिसमें पहला कॉलम रहेगा जिसमें हम ये वर्ग उतार लेंगे, केवल ये वर्ग, और दूसरे कॉलम में उतार लेंगे ये इनके सामने इनकी जो आवृत्ति है। तो पहले वर्ग की आवृत्ति, दूसरे वर्ग और उसकी आवृत्ति, तीसरा वर्ग और उसकी आवृत्ति, चौथा वर्ग और उसकी आवृत्ति, पांचवा वर्ग और उसकी 5 वर्ग हैं। अब चूंकि हमें समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए ये कौन सी श्रेणी है, सतत सतत श्रेणी है समअंकों की। तो उसमें ये प्रक्रिया होती है कि हम पहले इनका जोड़ लगा लें, केवल आवृत्तियों का जोड़, जिसे हम सिग्मा एफ बोलेंगे। सिग्मा एफ यानी कि आवृत्तियों का योग। सिग्मा का मतलब होता है योग लगाना, और आवृत्तियों का योग, एफ का योग कर लिया। अब हमें ये जो वर्ग हैं इनका मध्यमान ज्ञात करना होगा। मध्यमान या मध्य मूल्य या मिड वैल्यू, मिड वैल्यू इसको कैसे ज्ञात करते हैं हम, ये वर्ग की निम्न सीमा L1 प्लस ये वर्ग की उच्च सीमा L2, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। यानी कि सीधा सीधा क्या करेंगे, L1 प्लस L2 और सबके बटे 2, यानी 5 को और 10 को जोड़ लेना है। 5 से 10 का वर्ग है, 5 और 10 का योग होगा 15, 15 में 2 का भाग देंगे तो 7.5 आएंगे, 7.5 आएंगे। ऐसे ही इसका जोड़ लेंगे और उसके सामने लिखेंगे। 10 और 15 का योग होगा 25, और 25 में 2 का भाग देने से 12.5 आएंगे। आगे क्या करेंगे, 15 और 20 को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे तो 17.5 आएंगे। ऐसे ही 20 और 25 को योग लगाएंगे तो 45, 2 का भाग देंगे तो 22.5, और 25 30 को जोड़ेंगे तो 55 आएंगे। 55 में 2 का भाग देंगे तो 27.5 आएंगे। अब हमें अगला कॉलम बनाना है एफ और एम भी का गुणा वाला, इन दोनों का गुणा करना है और अगले कॉलम में रखना है। तो अगले कॉलम में देखेंगे एम भी एफ या एफ एफ एम भी, यानी कि इसका इससे गुणा, इस कॉलम का इस कॉलम से गुणा। तो इस कॉलम में क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसका और इसका गुणा कर रहे हैं या इसका गुणा कर रहे हैं, तो हमने स्पष्ट लिख दिए हैं कि हम 7.5 का गुणा 5 में कर रहे हैं। यहाँ इस 0 का कोई मतलब नहीं है, लिखा है तो लिखा रहने दो, लेकिन हम 0 यहाँ नहीं ले आएंगे। तो 7.5 का 5 में गुणा होगा 37.5 आएंगे। यहाँ पर 12.5 है तो 12.5, और 3 में गुणा होना है तो 3, और आएंगे कितने, 37.5। ऐसे ही 70.5 इसकी आवृत्ति 10 है तो गुणा हो जाएगा 10 का 175.0 आएंगे, 175 आगे 22.5 और 2 से गुणा होना 45 आ जाएंगे, 45.0 आगे 10 का गुणा 27.5 में होना है तो लिख के कर देंगे तो आ जाएंगे 275.0। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, सतत श्रेणी का सवाल है, तो इसका सूत्र होता है x बार यानी कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा 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 एफ एम भी, यानी कि ये हम एफ एम भी कर चुके हैं, एफ एम भी कर चुके हैं। तो इसका सिग्मा माने कि योग, हमने इनका योग लगाना है, इनका योग लगाना है, और बटे सिग्मा एफ हम ये कर चुके हैं 30 आया है। अब हमें सिग्मा एफ एम भी करना है, यानी कि इनका योग लगाना है जो हमने अभी गुणा किया था। तो इनका जोड़ आप देख लेंगे 570.0 आया है, एक बार जोड़ लगा के देख लेना। तो हम इस सूत्र में मान रख देंगे एफ एम भी का मान कितना है
570.0, 570.0। तो इस 0.0 का कोई महत्व नहीं है, सीधे 570 आ जाएंगे। और बटे में चूंकि सिग्मा एफ का योग 30 है, 30 है, इन आवृत्तियों का योग 30 है, तो मान रख देंगे और सॉल्व कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, बचेंगे 57/3। तो 3 का भाग देंगे तो 19 बार जाएगा, 19 या 57, या 3 का 19 बार गुणा में 57 हो जाएंगे। ये आंसर होगा। जिसको समझ में ना आया हो दोबारा से देख सकते हैं। तो छात्र ध्यान देंगे, कक्षा 11 का ये क्वेश्चन 20वां, जो कि बहुलक का सवाल पूछा गया है कि निम्न आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सवाल सामान्य सा है, सरल है, बस इसकी प्रक्रिया लंबी है थोड़ी। तो जो आपको आंकड़े देखे, जो आंकड़े आपको दिए गए हैं वो देखेंगे। निम्न आंकड़ों से बहुलक की गणना कीजिए, और आंकड़े दिए हैं एक्स सीरीज और एफ सीरीज। एक्स का मतलब है उस श्रेणी के अंक, और एफ का मतलब है उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी आवृत्ति। एफ का मतलब होता है आवृत्ति, आवृत्तियां कि कितने बार वो अंक आया है। तो ये अंक है, उसकी ये आवृत्ति है। 34 16 बार आया है, जैसे 25 7 बार आया है। तो इस तरीके से आपको बहुलक का पूछा गया है। बहुलक क्या होता है? यदि हम परिभाषा की बात करें तो बहुलक ऐसी संख्या है जो किसी समंक श्रेणी में अधिक बार आती है, या जिसकी आवृत्ति अधिक बार हो। तो इस सवाल का हल करना शुरू करेंगे हम। तो हमें सबसे पहले एक तालिका की आवश्यकता होगी जिसमें हम इन आंकड़ों को रखेंगे। तो सबसे पहले हम 2 कॉलम खींचेंगे जिसमें एक्स सीरीज आ जाएगी, मतलब एक्स वाले अंक आ जाएंगे, और दूसरे कॉलम में एफ वाले आ जाएंगे। तो हमने ये आपके जो सवाल में दिए गए वो ज्यों के त्यों उतार दिए हैं। एक्स के सामने एक्स और एफ के सामने एक्स, जो कि आड़े में थे आपके, वो हमने खड़ी लाइन में 25 का 7, 26 का 14, 26 का 14, 27 का 30, 27 का 30, ऐसे सभी उतार दिए हैं। अब हमें, चूंकि इसमें हमें ये पता नहीं चल रहा है कि 25 बहुलक है या 29 बहुलक है या 30 बहुलक है, क्योंकि जिसकी आवृत्ति अधिक बार हो, तो चूंकि हमें 7 से 14 आवृत्ति बढ़ी है, 14 से 30 बढ़ी है, 30 से 28 घट गई है, फिर 35 हो गई है, फिर 34 घट के फिर और घट गई, फिर और घट के 14 हो गई, फिर एकदम बढ़ के 36 हो गई। तो हम यहां तो देख पा रहे हैं कि 33 की आवृत्ति 36 है, पर इसके आसपास जो आवृत्ति हैं वो बहुत छोटी हैं और आगे भी बहुत छोटी हो गई। तो हम इसको बहुलक नहीं मान सकते, इसका हमें परीक्षण करना होगा। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 36 से छोटी एक कम आवृत्ति 29 की है, और इसके आसपास आवृत्तियों में ज्यादा अंतर नहीं है। 36 के आसपास तो दुगने से ज्यादा का अंतर है। तो हम इसके लिए समूहीकरण विधि अपनाएंगे और उसके लिए तालिका बनती है। तो हम समूहीकरण विधि, कौन सी विधि, यहां हम लिख के बता दे रहे, समूहीकरण विधि। इसका नाम क्या है? समूहीकरण विधि। उस समूहीकरण विधि के लिए हमें समूहीकरण तालिका बनानी पड़ेगी, समूहीकरण तालिका। तो समूहीकरण तालिका में हम आवश्यकता अनुसार कॉलम रखेंगे। तो हमें कॉलम चाहिए, आवृत्तियों का समूहीकरण किया जाएगा, तो हम पहले 2-2 आवृत्तियों का समूहीकरण करेंगे। तो इसलिए हमें प्रथम 2-2 आवृत्तियों का योग करना है। तो ये कॉलम ये रहेगा। तो हम यहाँ हर एक लाइन में हमें आवृत्ति दी है, तो हम 2 के सामने निशान लगा के उसका योग लिखेंगे। 2 आवृत्तियों का समूहीकरण करना है तो 2 का योग। फिर यहाँ पर 7 और 14 का योग 21, 30, 28 का 58, 35, 14 का 69, 6 मतलब कि 16, 14 का 30, 36, 16 का 35। अब हम क्या करेंगे, हमें अगला कॉलम बनाना है। जो अगला कॉलम बनाना है, हमें
पहली को छोड़कर यानी पहली आवृत्ति को छोड़ देना है 7 को और पुनः दो दो का योग करना है, पुनः दो दो आवृत्तियों का योग फिर से करना है। तो हम यहाँ पर 7 छोड़ देंगे यानी पहली आवृत्ति छोड़ देंगे, फिर दोबारा से दो दो का लगाएंगे। तो 14 और 30 का 44 योग, 28 35 का 63 योग, 28 35 का 63 योग, 34 16 का 50 और 14 36 का 50 और पीछे की लास्ट की एक सिंगल बच रही तो वो छूट जाएगी, तो पहली छूट रही है और लास्ट की छूट रही है। अब हमें अगला कॉलम रखना है, प्रथम 3 3 का जोड़ करना है, 1 2 3, इन प्रथम 3 का फिर 3 का फिर 3 का, तो ऐसे हमारा लास्ट का बस बचेगा। तो यहां पर 3 का योग कितना आ रहा है, मतलब कि 7 14 और 30 का योग 51, 28 35 34 का योग 97, 16 14 36 का योग 66 और लास्ट वाली छूट जाएगी। अब आगे हमें प्रथम एक संख्या छोड़कर, प्रथम एक आवृत्ति छोड़कर 3 3 का पुनः योग करना है। तो हम प्रथम छोड़ देंगे, प्रथम छोड़ दिया, 14 30 28 इनका योग लगाया आया 62, 35 34 16 इसका योग लगाया 85 आया और लास्ट की 3 बच रही, 14 36 16 इसका 66 आया, मिला लेंगे 14 36 16 66 आया। फिर अब हमें चूंकि 3 3 का योग फिर से करना है, 3 3 का योग 3 3 का योग फिर से करना है, पर हमें प्रथम 2 छोड़ना है, 7 और 14 छोड़ देना है। 30 28 35 का योग आया है 93 और 34 16 14 का योग आया है 64 और चूंकि अब ये 2 बच रही हैं तो इनको हम नहीं लेंगे, डैश लगा देंगे। अब हमें ये देखना है कि हमारा सबसे ज्यादा जो हमने योग लगाए हैं, पेयर बना के योग लगाए हैं, इनमें सबसे ज्यादा किसका आया है, कौन सी लाइन में आया है। तो यहां पर देखेंगे इस वाली में हमारे पास कोई योग नहीं है, डैश रहेगा, कोई योग नहीं है हमारी पहली लाइन में। सेकंड लाइन में 21 44 51 62 क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है और डैश डैश यहां भी डैश आ जाएगा क्योंकि हमारा ज्यादा वाला योग नहीं है। फिर देखेंगे इस वाले में 27 वाले की 30 वाले में, इसमें देखेंगे ज्यादा योग, चूंकि ये बस है 1 93, ये यहां से हमने निशान लगाया है और इसका ये 93 एक बार आया है, तो एक निशान मतलब ये मिलान चिन्ह होता है, ये रख देंगे। फिर हम आ गए कहां पर, 28 वाले के यहाँ, 28 के यहाँ क्योंकि यहाँ जोड़ ज्यादा नहीं है, यहाँ एक बार जोड़ ज्यादा मिला है, ये एक बार जोड़ ज्यादा मिला है इसके जुड़ने से, और इसके जुड़ने से दोबारा मिल गया और उसी के जुड़ने से ये तीसरी बार मिल गया, तो हम यहाँ 3 निशान लगाएंगे, बस 3, ये बारंबारता वाले चिन्ह होते हैं, 3 लगाए क्योंकि उसके जुड़ने से 3 बार योग ज्यादा आया है। फिर 29 में एक ये आ गया, 1 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, कितने बार आ गया, 5 बार, 1 2 3 4 और ये 5। अब 30 वाले के यहां से कितना आया है, एक बार ये आया है, एक यहां नहीं आया है, यहां आया है 2, यहां आया है 3, यहां नहीं आया है क्योंकि ये ज्यादा है, तो केवल 3 बार आया है। आगे देखेंगे 31 वाले के यहां आ गए, यहां पर नहीं है उसका अधिकतम योग, यहां पर एक बार है, तो एक ही बार यहां पर है। और आगे अधिकतम योग नहीं है, डैश हो जाएगा। इसमें लास्ट वाले में देख लेंगे, नहीं है। तो हमारा बहुलक क्या देख पा रहे हैं हम, जिसका योग अधिक बार आया है या जिसके जुड़ने से योग अधिक बार आया है वो बहुलक संख्या है। तो यहां पर बहुलक क्या हो जाएगा, 29। हमारा आंसर क्या होना चाहिए बहुलक का, 29। ये कैसे निर्धारित हुआ है,
हमने समूहीकरण की तालिका बनाई है। समूहीकरण में हमने आवृत्तियों का समूहीकरण किया है एक एक करके, मतलब कि पहले 2, फिर 1 को छोड़कर 2, फिर 3, फिर 1 को छोड़कर पुनः 3, फिर 2 को छोड़कर पुनः 3। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि 29 जिसकी आवृत्ति 35 है, यही बहुलक संख्या है, क्योंकि इसकी आवृत्ति जुड़ने से एक बार योग अधिक आया, दोबारा योग अधिक आया, तीसरी बार योग अधिक आया, चौथी बार योग अधिक आया, 5वीं बार योग अधिक आया उसके जुड़ने से, इसलिए वो बहुलक संख्या है। तो ये तालिका है जो आपको इस क्वेश्चन में बनानी थी। समूहीकरण विधि है ये, और ये खंडित श्रेणी का सवाल है। तो जिनको कहीं कंफ्यूजन हो, दोबारा वीडियो को वॉच करके कंफर्म कर सकते हैं, और कमेंट में जो भी कठिनाई हो कमेंट करें।